हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का नॉवेल फिरंगी का चौथा भाग। नालायक बच्चे तो तुम हो ही, इसलिए पिटने चाहिए। कहने के साथ अख्तर ने नुसरत के पेट में एक ठोकर जमा दी थी। वह पुनः कालीन पर उलट गया। और तुम, अख्तर ने एक हाथ से तुगलक की गर्दन पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? बता दोगे तो मेरे पेट का दर्द बंद हो जाएगा जनाब। वह अपनी सदाबहार टोन में बोला, वरना मुझे दस्त लगने वाले। इस बार उसके जबड़े पर अख्तर का जोरदार घूंसा पड़ा। एक और चीख के साथ वह दूर जा गिरा। माफ़ कर दो बंदा परवर, माफ़ कर दो मुझे। कहने के साथ नुसरत उसके पैरों की तरफ झपटा था। अख्तर ने ऐन वक्त पर अपनी जगह छोड़ दी, जैसे जानता हो कि नुसरत उसके पैरों की तरफ माफ़ी मांगने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पकड़कर खींचने के लिए लपका था। इधर नुसरत एक बार फिर कालीन चाटने लगा। उधर तुगलक ने गजब की फुर्ती के साथ अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था, मगर अख्तर उससे कई गुना ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। झपट कर उसने न सिर्फ अपने जिस्म को एक सोफे के पीछे छुपा लिया था, बल्कि गन उसकी तरफ तान कर गड़ जा। रिवॉल्वर फेंक दे नमूने, वरना तू अपना जिस्म यहीं छोड़कर ऊपर पहुंच जाएगा। तुगलक सक पका कर रह गया। उसका शिकार सोफे की बैक में था, जबकि वह उसकी गन की नोक पर खुले में खड़ा था। ये एक ऐसा पल था जब ना तो वह फायर ही कर सका, ना ही रिवॉल्वर फेंक सका। फेंक दे जामिन की औलाद। कहने के साथ नुसरत ने झपट कर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मारा था। फेंक दे रिवॉल्वर, सुनाई नहीं दे रहा कि हुजूर क्या कह रहे हैं? रिवॉल्वर तुगलक के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। नुसरत सोफे की बैग से झांक रही लंबी गन की नाल की तरफ पलटता हुआ बोला, यह छोटा है बड़े भाई साहब, नादान है, माफ़ कर दो। इसकी तरफ से मैं पैर जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम दोनों के पैतरों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। कहने के साथ अख्तर गन सहित सोफे की बैग से बाहर निकल आया था। बिल्कुल वाकिफ़ होंगे जनाब, आखिर आप हमारे बड़े भाई जो ठहरे। नुसरत कहता चला गया, और बड़े भाई को इतना खफा नहीं होना चाहिए। चीटों की तो साली फितरत ही शरारत करने की होती है। छोटी सी शरारत की हमें इतनी बड़ी सज़ा नहीं। तुम सालों विजय विकास को इस कदर मजबूर करके यहाँ तक ले आए कि वे हिल तक नहीं सकते थे, और इसे छोटी शरारत कहते हो? उसने घोर नाराज़गी भरे स्वर में कहा था। ये तो इसने किया है बड़े भाई, मैंने नहीं। अचानक तुगलक आगे आता हुआ बोला, मैंने तो इससे बहुत मना किया था कि ऐसा मत कर। उनके हिमायतियों से दुनिया भरी पड़ी है। किसी न किसी की चपेट में हम आ ही जाएंगे, लेकिन ये कनकौआ माने ही नहीं। ये क्या कहा तूने? नुसरत तुगलक पर घुड़का। ये क्या तुझे उनके हिमायती नज़र आते हैं? हिमायती नहीं होते तो क्या इस तरह हमारे गाल लाल करते? अबे इलाज कर, इलाज कर अपने दिमाग का। ये अख्तर है, अख्तर हुसैन। अंदर से भरी पाकिस्तान के आईएसआई मार का जासूस हो, लेकिन बाहर से घोर आतंकवादी हैं। ये हिंदुस्तान की उस खाट को खड़ी करने के लिए वर्षों से यहाँ जमे पड़े हैं, जिस पर खलीफा और छटंकी खर्राटे मार मार कर सोते हैं। और तुझे उनके हिमायती नज़र आ रहे हैं? अपनी अकल के चश्मे का नंबर बदलवा। उनके हिमायती ना होते तो क्या हमें इतना पीटते? कहने के साथ वह सचमुच क्लास में पिटे स्टूडेंट की तरह रोने लगा था। अख्तर मुस्कुराया था, बोला, मैं तुम्हारे ड्रामों में आने वाला नहीं हूँ। वो तो नज़र आ चुका है बड़े भाई, लेकिन अपने ड्रामे के बारे में तो बता दो। आखिर कौन सा पैतरा है ये? क्या जानना चाहते हो? उसकी मुस्कान गहरी हो गई थी। हमारे बीच पहले ही सब कुछ तय हो चुका था। ये कि हम खलीफा और चटंकी पर होने वाली अदालती कार्रवाई को देखने कोर्ट जाएंगे। अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, और यदि छूटते नज़र आते हैं तो गठरी बनाकर यहाँ ले आएंगे। उसके बाद तुम उन्हें तब तक यहाँ कैद रखोगे जब तक हम चाहेंगे। हमने अपना वादा निभाया, जैसे भी लाए उन्हें यहाँ ले आए, मगर तो मैं ही अपना वादा निभाने से कब इनकार इनकार कर रहा हूँ? अब वह हंस रहा था। मैंने कब कहा कि उन्हें कैद में नहीं रखूँगा? पर बड़े भाई, हमारी ठुकाई क्यों करने लगे तुम? तेरी अकल में ही बात नहीं आ रही चटनी के। एकाएक नुसरत रोना छोड़कर क्या उठा। ये अख्तर मियाँ वो अख्तर मियाँ है ही नहीं जिनसे हमारा कांटेक्ट हुआ था। ये असल में उनके मेकअप में कोई और है। कोई और नहीं होते तो भला हमारी ठुकाई क्यों करते? तू चुप रह। तुगलक ने उसे डांटा। पहले तो गलती करता है, उसके बाद सामने वाले में कमी निकालता है। नुसरत मियाँ ठीक कह रहे हैं, मैं कोई और ही हूँ। इतनी देर से वही तो पूछ रहा हूँ जनाब, आप हैं कौन? उसने जवाब देने के लिए मुंह खोले ही था कि अचानक माहौल गोलियां चलने की आवाज़ से दहल उठा। नुसरत तुगलक की हवा शंट, जबकि अख्तर के होठों पर नाचने वाली मुस्कान कुछ और गहरी हो गई थी। बोला, लो, काम चालू कर दिया उन्होंने। मैं जानता था कि वे ज़्यादा देर तक कामों में रहने वाले नहीं हैं। ये वे पल थे जब हमेशा चकर चकर करते रहने वाले नुसरत तुगलक तक के मुंह से बोल न फूट सका। अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता जो नज़र आया था उन्हें। बाहर से लगातार फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे दो सेनाएं भिड़ गई हों। हमने पहले ही कहा था, तुगलक क्या उठा, हमने पहले ही कहा था कि तुम्हारे आदमी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे।
उन्होंने ज़रा सी भी लापरवाही की और उनमें से किसी ने खेल दिखा दिया। खेल तो उन्होंने तुम्हारे चंगुल में भी दिखा दिया होता। वो तो तुमने उनकी मुश्कें ही इस कदर कस रखी थी कि अख्तर का वाक़या अधूरा रह गया। कारण नुसरत ने उस पर जंप लगा दी थी। रट 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 अख्तर की गन गरजी। गोलियां नुसरत पर झपटी। लेकिन वहाँ जहाँ नुसरत बस एक ही पल पहले था, या वहाँ हवा में जिस रास्ते से होकर वह अख्तर तक पहुँच सकता था, किंतु नुसरत उन दोनों जगहों में से कहीं नहीं था। ऐसा लगा भले ही हो कि उसने अख्तर पर जंप लगाई है, मगर वास्तव में ऐसा था नहीं। जंप तो उसने बिल्कुल विपरीत दिशा में लगाई थी। ऐसा उसने अख्तर को भरमाने के लिए किया था, क्योंकि जानता था ऐसा करते ही वो उस पर अपनी गन का मुंह खोलेगा। और इस मौके का फ़ायदा उठाया तुगलक ने। जिस वक्त अख्तर नुसरत को अपनी तरफ झपट्टा जानकर उस पर गोलियां बरसा रहा था, ठीक उसी पल तुगलक ने साइड से झपटकर उसकी कनपट्टी पर फ्लाइंग किक मारी। तुगलक का ये वार इतना सॉलिड था कि मुंह से चीख निकालता हुआ अख्तर कमरे की एक दीवार से जा टकराया। नुसरत चिल्लाया, मौका है ढेकची के, दबोच उसे। हवा में लहराता तुगलक उसके ऐसा कहने से पहले ही अख्तर पर झपट चुका था। दीवार से टकराने के बाद अख्तर उस वक्त संभलने और गन सीधी करने की कोशिश कर रहा था कि तुगलक ने उसे आधा पूछा, चीखा, गन छीन इसकी। तुगलक के बंदरों में जकड़े अख्तर ने अपनी गन सीधी करने की कोशिश की, परंतु नुसरत उससे पहले ही नाल पकड़ चुका था। अब हालत ये थी कि तुगलक ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था और नुसरत उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश कर रहा था। एक ज़ोरदार झटका मारकर उसने गन छीन भी ली, लेकिन तभी अख्तर ने उसके पेट में इतनी ज़ोर से ठोकर जमाई थी कि गन उसके हाथ से भी निकल गई और वह सोफे से उलझता दूर जा गिरा। भारी पड़ रहा है नुसरत बहन, अख्तर को दबोचे तुगलक ने कहा, जल्दी से उठकर मेरी मदद करो। कालीन पर जा गिरे नुसरत ने गजब की फुर्ती का परिचय देते हुए वहीं पड़े पड़े अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और अख्तर पर फायर करने ही वाला था कि अख्तर न जाने किस दाव का प्रयोग करके तुगलक को उसकी तरफ उछाल दिया। हवा में झन्ना कर अपनी तरफ आते तुगलक को देखते ही ट्रिगर दबाने को एकदम तैयार उसकी उंगली ठिठक गई। अबे यहाँ कहाँ उड़ा चला आ रहा है भूतनी के। ये कहने के बावजूद वह खुद पर गिरने वाले तुगलक को नहीं रोक सका। दोनों आपस में गडमड हो गए। ऐसा केवल एक ही पल के लिए हुआ था, लेकिन उस एक ही पल में उनके नज़दीक पहुंच चुके अख्तर की ठोकर इतनी ज़ोर से नुसरत की कलाई पर पड़ी कि हवा में लहराता रिवॉल्वर दूर जा गिरा। मगर इस बीच तुगलक अख्तर की दूसरी टांग पकड़कर खींच चुका था। परिणाम स्वरूप वह धाड़ से कालीन पर जा गिरा। दबोच चोटी के, तुगलक चीखा, दबोच ले उसे। दबोचने का मौका नहीं है तुगलक बहन, भाग। कहने के साथ नुसरत ने कमरे की एकमात्र खिड़की पर जंप लगा दी थी। कमरे में कांच टूटने की ज़बरदस्त आवाज़ गूंजी। उस आवाज़ के साथ नुसरत खिड़की के बाहर निकल चुका था। अख्तर अभी माजरे को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तुगलक भी, जो अच्छा भला उसे दबोचे हुए था, उसे छोड़कर हवा में उड़ता से खिड़की की तरफ लपका। अगले पल वह भी खिड़की के बाहर था। अख्तर को शायद उनके इतनी जल्दी मैदान छोड़ देने की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए तो वह हकबकाया सा जहाँ का तहाँ रह गया, मगर मगर अगले पल खिड़की पर झपटा। बाहर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। नुसरत तुगलक ज़बरदस्त ढलान पर लुढ़कते हुए हज़ारों फुट नीचे बहरी नदी की तरफ चले जा रहे थे। आगे आगे नुसरत था, पीछे तुगलक। एक पल को तो उसकी भी इच्छा हुई कि उनके पीछे जंप लगा दे, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि यह बेवकूफ़ी होगी। वह फुर्ती से पलटा, कमरे में नज़र घुमाई, कालीन पर पड़ी गन नजर आई। गौरेले की तरह झपट कर उसने गन उठाई और उसी मोशन में वापस खिड़की पर आया। ढलान पर लुढ़कते नुसरत तुगलक काफ़ी नीचे ज़रूर पहुंच चुके थे, किंतु नज़र आ रहे थे। उसने तुगलक को निशाना बनाकर गन का मुंह खोला, मगर गोलियां बीच में आ चुके पत्थरों से टकरा कर रह गईं। उसने महसूस किया, शुरू में भले ही वे प्राकृतिक रूप से ढलान पर लुढ़के हों, लेकिन इस वक्त जानबूझकर लुढ़कते हुए नदी की तरफ जा रहे थे और गोलियां चलाने का उसे कोई लाभ नज़र नहीं आया। तभी किसी ने कमरे का बंद दरवाज़ा ज़ोर से पीटा। गन हाथ में लिए अख्तर फिरकनी की तरह उधर घूमा। बाहर से अब भी गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर वे पहले की तरह ज़ोरदार तरीके से नहीं चल रही थीं। यदाकदा कोई गन गरज उठती थी, कोई रिवॉल्वर खांस उठता था, जैसे दो सेनाओं में से एक जीत गई हो और शिकस्त खाई सेना के जवान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या विजयी सेना शिकस्त खाई सेना के बचे कुचे जवानों को लुढ़का रही हो। एकाएक बंद दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। अख्तर बौखलाया। फिलहाल उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि कौन सी सेना जीती है। सुबह कमरे से बाहर निकलने के लिए एक बार फिर खिड़की की तरफ घूमा। खिड़की से छलांग लगाने का मतलब उसका भी उसी ढलान पर लुढ़कते चले जाना था जिस पर नुसरत तुगलक लुढ़के थे। हाँ, सावधानी से खिड़की पार करता तो किसी और तरफ निकल जाने का चांस था, सो उस तरफ बढ़ा। उसी क्षण खिड़की के पार एक शख्स नजर आया। उसके हाथ में गन थी। कमरे में एक कर्कश आवाज़ गूंजी, हाथ ऊपर उठा लोगे प्यारे लाल तो पूरे के पूरे ऊपर पहुंचने से बच जाओगे। संभाल कर जासूस प्यारे, अख्तर जल्दी से बदली हुई आवाज़ में बोला। गोली अंदर, दम बाहर मत कर देना, ये मैं हूँ। लूमड़?
खिड़की पर मौजूद शख्स के हलक से चीख सी निकली, तुम यहाँ कहाँ से पैदा हो गए? अगला दृश्य, काली वर्दी वाला ठीक दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था और वे सब उसे इस तरह देख रहे थे जैसे जीवंत नजर आने वाली मूर्तियां खुद को देखने वाले को देख रही हूँ। पलकें तक नहीं झपक रही थी उनकी, दिमाग सुन पड़ गए थे, चेहरे निस्तेज, जिसमें से जैसे खून की हर बूंद निचोड़ ली गई हो। और वह जो पहले ही कम कठोर चेहरे वाला नहीं था, उसके चेहरे की कठोरता बढ़ती चली गई। उनकी हालत तो जैसे उसे सभी को समझाती चली गई। वह कमरे के अंदर आता हुआ एक एक को कड़ी दृष्टि से घूरता बोला, क्या तुम लोग चोरी कर रहे हो? बोले तो कौन बोले, और क्या बोले? संसार के सारे शब्द उनका साथ छोड़ चुके थे। बोलते क्यों नहीं तुम लोग? अब वह इतनी जोर से दहाड़ा था कि वे सब सूखे पत्तों की तरह काँप उठे। बोला, अब भी कोई कुछ नहीं। सबके सब जैसे गूंगे हो गए थे। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। इस बार उसने झपट कर दोनों हाथों से अपने साथी यानी काली वर्दी वाले का गिरेबान पकड़ लिया था। क्या कर रहा है तू यहाँ? तेरे बगैर ये कमरा नहीं खुल सकता। तू तो कह रहा था आज तेरा खाने का मन नहीं है। बोल, क्यों खोला स्टोर? मैं वेगी किया आया। मुझसे तो प्रोफेसर साहब ने कहा था। भला इनकी बात कैसे टाल देता आपने? उसका गिरेबान छोड़कर वह परवेज़ हलीम की तरफ घूमकर बोला, आपने क्यों कहा था? हम क्यों कहते? हकबकाए परवेज़ के मुंह से निकला। आपने नहीं कहा? नहीं। फिर आप लंच में यहाँ क्या कर रहे हैं? हम वह इस कदर गड़बड़ाए कि जवाब न सूझा। और तुम? उसने अपनी आंखों से एक आंख वाले और उसके साथियों पर आंख बरसाते हुए कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से तुम सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से हो और तुम में से किसी का भी यहाँ कोई काम नहीं है। झुठलाओ मत दोस्त। एकाएक एक आंख वाला उसकी तरफ बढ़ता बोला, तुम समझ चुके हो कि हम लोग यहाँ चोरी कर रहे हैं, इसके बावजूद यही सवाल पूछे जा रहे हो? क्या चुरा रहे हो? वह गुर्राया। एक आंख वाले ने अटैची की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से तो तुम ये भी समझ चुके हो। हे खुदा, क्या ये सच है? उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। क्या तुम सचमुच ये चुरा रहे हो? हाँ। पर क्यों? इसका तुम क्या करोगे? कोशिश करो समझने की। एक आंख वाला उसे भी आज़ादी का तलबगार बनाने के ख्याल से बोला, हिंदुस्तानियों ने हमारे देश को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। अब हमें उनके देश को तोड़ना है। वे हमारे कश्मीरी भाइयों पर ज़बरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। हमें उन्हें आज़ाद कराना है। हमारा ये एक ही दाव कश्मीर को आज़ाद करा देगा, हिंदुस्तान को तोड़ देगा। ऐसा कैसे हो जाएगा इससे? नहीं होगा तो पागल हो गए हो तुम? वह उनकी अधूरी बात का पूरा मतलब समझाता हुआ चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होने देगा। ये तो हैवानियत होगी। तुम इंसान नहीं शैतान हो। मैं भी तुम सबको पकड़वाता हूँ। कहने के साथ वह बहुत तेज़ी से स्टोर की एक दीवार की तरफ बढ़ा था। उसे रोको, काली वर्दी वाला चीखा। वह खतरे का सायरन बजाने जा रहा है। एक बार उसने उसे बजा दिया तो तुम ऐसा नहीं करोगे। हिम्मत करके परवेज़ हलीम उसके रास्ते में अड़कर खड़ा हो गया। क्यों नहीं करूँगा? वह दांत किटकिटा कर बोला, समझने की कोशिश करो। हमारा मकसद बेहद पाक है। पाक? इस मकसद को पाक कहते हैं आप? उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं अंगारे निकल रहे थे। यह मुल्क कितनी इज्जत करता है आपकी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने बड़े हैवान हैं। बात को समझने की कोशिश। हटिए एक तरफ। कहने के साथ जुनून में फंसे सुरक्षा गार्ड ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और सायरन स्विच की तरफ लपका, मगर वहाँ तक पहुँच नहीं सका वह। उधर परवेज़ कमरे की एक दीवार से जाकर टकराया था। इधर एक आग वाला सुरक्षा गार्ड पर गौरेले की तरह झपटा। अगले पल गार्ड के हलक से चीख निकल गई। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा सा उछला था। वह तेजी से घूमा, मगर एक आग वाले ने कोई मौका नहीं दिया। उसके हाथ में दबा खून से लथपथ चाकू एक बार फिर हवा में लहराया और बिजली की सी गति से गार्ड के सीने में पैवस्त हो गया। गार्ड के अलग से एक और चीख खारिज हुई। ये चीख पहली चीख से कहीं ज़्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि चाकू का पहला वार पीछे से उसकी गर्दन पर किया गया था, जो ठीक नहीं बैठा था और गर्दन पर से फिसलता चला गया था। लेकिन इस बार चाकू का चमचमाता सारा फल उसके सीने में पैवस्त हो गया था। खून का फव्वारा भी इस बार कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से उछला और एक आग वाले ने इतने पर ही बस नहीं कर दी। एक बार फिर उसने चाकू गार्ड के सीने से वापस खींचा और इस बार उसे उसके पेट में ठूस दिया। चाकू खींचने और फिर वापस पैवस्त कर देने के बीच उसे पूरा एक पल भी तो नहीं लगा था। वह बार बार ऐसा ही करने लगा, जैसे पागल हो गया हो। गार्ड के मुंह से लगातार चीखें निकल रही थीं। एक आंख वाले ने उसे संभलने का मौका ही जो नहीं दिया, यहाँ तक कि गार्ड फर्श पर गिर गया। उसके मुंह से अब भी चीखें निकल रही थीं और एक आंख वाला मशीनी अंदाज में तब तक वार करता रहा जब तक उसके हलक से चीखें निकलती रही। चीखें जब रुक गई, तब भी वह अपना चाकू वाला हाथ ऐसे अंदाज में हवा में उठाए हुए था कि अगर उसके मुंह से कराह भी निकले तो एक बार फिर अपना दरिंदगी भरा खेल चालू कर दे। मगर अब गार्ड के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। एक आंख वाले ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। इस तरह शायद वह यह चेक कर रहा था कि नब्ज़ चल रही है या नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वह केवल बेहोश हुआ हो। उसके सीने पर सवार एक आग वाला तभी उठा, या यूं कहो कि तभी खड़ा हुआ, जब उसे यकीन हो गया कि गार्ड मर चुका है। सभी ऐसी अवस्था में खड़े थे जैसे लकवा मार गया हो। चेहरों पर खौफ, आंखों में दहशत। खुद इन्हीं को खुद उन्हीं को एक आंख वाला इस वक्त नर पिशाच जैसा लग रहा था। एक एक को अपनी एक ही आंख से घूरते हुए उसने अपनी शर्ट के कोने से चाकू के फल को साफ करना शुरू किया। ये तुमने क्या किया? टूटे फूटे और आतंक पर डूबे ये शब्द काली वर्दी वाले के मुंह से निकले थे। दिख नहीं रहा? उसके मुंह से हिंसक गुर्राहट निकली। ये तुमने ठीक नहीं किया। परवेज़ ने हिम्मत की। वह पुनः हिंसक अंदाज में गुर्राए। तो फिर क्या ये ठीक होता कि मैं इस खतरे का सायरन बजाने देता? इसे समझाने की कोशिश की जा सकती थी। की तो थी आपने, ये माना। मैंने इंतज़ार किया था। चाकू तभी निकाला जब इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये नहीं मानेगा। लेकिन यह कमबख्त मरने के लिए यहाँ आ कहाँ से गया? काली वर्दी वाले ने कहा। ठीक कह रहे हो तुम। मौत ही यही थी इसकी जो इस तरफ आ निकला। पुनः एक आंख वाला ही बोला। अब हम इस बात को जितनी जल्दी आत्मसात कर लें कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, उतना ही बेहतर है। लेकिन अब क्या होगा? जैसे भी हो, हमें अपने मिशन को नाकामयाब नहीं होने देना। अचानक ही एक आंख वाले ने उन सबको लीड करना शुरू कर दिया था। उधर अगर हमारे साथी तहलका उड़ाने में कामयाब हो गए और ये अटैची वहाँ नहीं पहुँची तो सारा मिशन फेल हो जाएगा। परंतु अटकने की ज़रूरत नहीं है। वह किसी को कुछ कहने का मौका ही जो नहीं दे रहा था। जिसे जो काम करना था थोड़ी सी हेर फेर के साथ वह भी वही करेगा। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? परवेज़ हलीम जैसे रोने को तैयार था। यह अटैची हमने यहाँ से निकाल भी दी तब भी सब बेकार हो चुका है। वह कैसे? ये बात गुप्त रहनी थी कि यहाँ से ये सामान और काहूटा से एक तहलका गायब हो चुका है। इसी के लिए तो कंट्रोल रूम में मौजूद हमारे साथियों ने उस कोड पर जैमर लगाए थे, ताकि यहाँ और काहूटा में हुई चोरी का सिग्नल आईएसआई के हेडक्वार्टर को ना मिल सके। अगर यहाँ या वहाँ में से किसी भी चोरी के बारे में आज़ादी के तलबगारों के अलावा किसी को पता लग गया तो तहलका के वहाँ पहुँचने से पहले जहाँ हम उसे पहुँचाना चाहते हैं, दूसरी किस्म का तहलका मच जाएगा। उस अवस्था में तहलका को वहाँ तक पहुँचाना नामुमकिन हो जाएगा। काहूटा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके यहाँ से गायब होने की बात नहीं फूटेगी। कैसी बात कर रहे हो तुम? काली वर्दी वाले ने कहा। ये लाश, सारे फर्श पर बिखरा है ये खून। तुम खुद पूरी तरह खून से लथपथ हो चुके हो। छींटे हम लोगों के जिस्म और कपड़ों पर भी पड़े हैं। इस सब के रहते कैसे इन सबको गुप्त रखा जा सकता है? लंच खत्म होने में अभी आधा घंटा है। तो मेरा काम इस अटैची को गेट नंबर 3 पर खड़ी प्रोफेसर साहब की गाड़ी में पहुंचाना था। हम पहले से जानते हैं कि पूरे रास्ते में मुझे 3 गार्ड मिलेंगे। वे तीनों आज़ादी के तलबगार हैं। बावजूद इसके इन दोनों का काम मेरे आगे आगे चलना था। कहने के साथ उसने उन दोनों की तरफ इशारा किया जो उसके पीछे पीछे यहाँ पहुँचे थे। इसलिए ताकि रास्ते में आज़ादी के तलबगारों के अलावा कोई और मिल जाए तो ये मुझे समय रहते सतर्क कर दें। अब इनमें से केवल एक मेरे आगे होगा और ये अटैची उसी के पास रहेगी। अगर हम में से कोई अटैची लेकर आगे आगे चलेगा और रास्ते में कोई ऐसा मिल गया जो नहीं मिलना चाहिए तो ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा। पर तुम्हारे पीछे पीछे चलने का क्या फ़ायदा होगा? मेरे कंधे पर यह लाश होगी। किसी के द्वारा इस अटैची की अपेक्षा लाश को देखा जाना ज़्यादा खतरनाक है। अटैची के बारे में सामने वाले को बहकाया जा सकता है, लेकिन लाश के बारे में नहीं बहलाया जा सकता। इसलिए मैं पीछे रहूँगा। ओह, एक ने कहा। हम में से दूसरा क्या करेगा? उसे आधे घंटे के अंदर इसके साथ मिलकर यहाँ की सफाई करनी है। उसने काली वर्दी वाले की तरफ इशारा किया। सफाई? काली वर्दी वाले के अलग से चीख निकल गई। वैसे भी अब तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करना था कि इस अटैची के साथ हमारे जाने के बाद इस रूम को बंद करके लंच रूम में जाकर बाकी लोगों को ज्वाइन कर लेते। अब उसकी जगह यहाँ की सफाई करनी है। एक आदमी तुम्हारे साथ रहेगा। पर यह काम बहुत मुश्किल है। सारा फर्श गंदा हुआ पड़ा है। कहीं कहीं तो दीवारों पर भी। आसान कोई काम नहीं होता दोस्त। क्या तुम्हारे ख्याल से इस लाश को लेकर गेट नंबर 3 तक जाना आसान है? मेरे ख्याल से तुम ऐसा नहीं कह सकते। वह बोलता चला गया। आज़ादी हासिल करनी है तो ये मुश्किल काम करने ही होंगे। तुम जानते हो, तुमसे आगे के लोगों को तुमसे भी मुश्किल काम करना है। और फिर जैसा कि मैंने कहा, इस आदमी का कत्ल करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। वैसे ही उसके अलावा भी कोई चारा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। अगर ये खून ऐसे ही फैला रहा तो हम सबका फांसी पर झूल जाना तय है। मिशन नाकाम हो जाएगा 100 लाख। अगर हम किसी तरह ये छुपाने में कामयाब हो गए कि यहाँ कोई घटना घटी है तो दोनों ही खतरे अपने आप टल जाएंगे। लेकिन बहस में जितना टाइम गंवाओगे वो उसी में से कम होना है जितने में यहाँ की सफाई करोगे। पहली बात तो ये सब वह सब होना ही बहुत मुश्किल है जो तुम क्या या सोच रहे हो। पस्त हालत में परवेज़ बोला। हो भी गया तो इस सच्चाई का क्या करोगे कि ये आदमी मर गया है? लाश गायब कर देने से क्या होगा? मेरे ख्याल से तो जब ये किसी को नज़र नहीं आएगा तो लंच के बाद ही यहाँ ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि ये कहाँ है। इसका गायब होना ही सब कुछ खोल देगा। समझने की कोशिश कीजिए प्रोफेसर साहब। इसके गायब होने की चर्चा भले ही चाहे जितनी होती रहे, लेकिन इससे लोगों को ये सपना नहीं चमक जाएगा कि यह अटैची गायब हो गई है।
और हमारे लिए मुख्य रूप से इसी बात को गुप्त रखना है। इस गार्ड का गायब होना एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी जो शायद कभी खुले ही नहीं, और खुले भी तो तब खुले जब हम तहलका को वहाँ पहुँचा चुके हो जहाँ पहुँचाना हमारा मकसद है। उस वक्त कुछ भी खुलता रहे, हमें परवाह नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम संभावनाओं पर ही डिस्कस करने में लगे रहे प्रोफेसर साहब, तो वह होकर रहेगा जो नहीं होना चाहिए। एक बार फिर एक आग वाले ने उनकी बात काट दी। इस वक्त हमें पटरी से उतर गई अपनी प्लानिंग को वापस पटरी पर लाने के लिए एक्शन करना चाहिए। आपके काम में कोई परिवर्तन नहीं है। कहने के साथ उसने बगैर देर किए लाश उठाकर कंधे पर डाली और बोला, आप यहाँ से सीधे अपने प्रोफेसर साथियों के पास जाइए। उनसे कहिए कि आपका पेट पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया, इसलिए लंच ही में जा रहे, जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी पर पहुंचिए। कहने के साथ वह किसी का जवाब सुनने के लिए वहाँ रुका नहीं था। उसके निकलते ही दो में से एक ने अटैची उठाई और उसके पीछे लपकता हुआ बोला, तुम शायद भूल गए, आगे मुझे चलना है। संभल कर, परवेज़ ने कहा, सर्किट न टूट जाए। अगला दृश्य। तुम जानते हो जासूस प्यारे कि मैं जब जहाँ चाहूँ पैदा हो सकता हूँ। ऐसा कहते वक्त जिन होठों पर मुस्कान थिरक रही थी वे नज़र भले ही अख्तर के आ रहे हों, लेकिन असल में अल्फांसे के थे। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अल्फांसे के। वह अल्फांसे जिसे मेरे परमानेंट पाठक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वह संसार भर की पुलिस को जिसकी तलाश है। वह जो चाहे जब चाहे जहाँ पाया जा सकता है। वह जो दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई अपराध कर चुका है। वह जिसका ईमान, धर्म, दौलत और सिर्फ दौलत है। वह जिसने माफिया लोग ही नहीं, बड़े बड़े मुल्क भी अपने काम कराते हैं। वह जिसे सौंपा गया काम मुकम्मल होने की गारंटी होता है। वह जो दुनिया को कंक्रीट का एक जंगल मानता है और ख़ुद को इस जंगल का शेर कहता है। और वह जिसका दावा है कि संसार की कोई भी जेल उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद नहीं रख सकती। और आज तक वह अपने इस दावे को सिद्ध भी करता आया। अनेक मुल्कों द्वारा पकड़ा तो वह अनेक बार गया, परंतु कब कौन सी जेल से कैसे फरार हो गया कभी कोई नहीं जान सका। ऐसे अल्फांसे को जब विजय ने अख्तर के रूप में अपने सामने देखा तो उसके हाथ में दबी गन, बल्कि अल्फांसे की तरफ तनी गन स्वतः ही झुकती चली गई। इधर अल्फांसे ने भी अपनी गन झुका ली थी। बाहर से कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश अब भी की जा रही थी, मगर वह इतना मजबूत था कि अभी कम से कम 15 मिनट टूटने वाला नहीं था। विजय एक ही जंप में खिड़की से कमरे में आता हुआ बोला, ये तो बाद में पूछूंगा लूमड़ प्यारे कि तुम यहाँ अख्तर मियाँ बने कैसे घूम रहे हो। फिलहाल ये बताओ कि चंगू मंगू कहाँ है। जान बचाने के ख्वाहिशमंद उनके प्यादों ने बताया था कि उनका लीडर यानी अख्तर और चंगू मंगू इस कमरे में है, इसलिए तुमने इस कमरे को खिड़की की तरफ से घेरा। पूछते वक्त उसके होठों पर थिरकने वाली मुस्कान और गहरी हो गई थी। जाहिर है और वे विकास, केशव पंडित तथा ठाकुर साहब होंगे जो इस वक्त कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ दिलजला और पंडे मियाँ हैं, बापूजान नहीं। उन्हें शायद तुमने अभी तक इसलिए कैद से मुक्ति नहीं दिलाई होगी कि वे तुम्हारे कारनामे देखेंगे तो तुम्हारी हकीकत जान सकते हैं। पढ़े लिखे हो। आखिर वही हुआ जिसका खतरा नुसरत तुगलक को हर पल सता रहा था। अल्फान से कहता चला गया, मौका लगते ही तुमने बाजी उलट दी। जहाँ तक मेरा ख्याल है अख्तर के ज़्यादातर साथी मारे जा चुके होंगे। जो जीवित होंगे वे तुम्हारी गिरफ्त में होंगे, अर्थात इस वक्त इस किले के शहंशाह तुम होगे। मैंने चंगू मंगू के बारे में पूछा था लूमड़। मैंने उन पर काबू पाने की बहुत कोशिश की और शायद पा भी लेता। चूक बस ये हो गई कि मैं ये कल्पना नहीं कर सका कि वह अचानक मुकाबला करना छोड़कर भागने के बारे में भी सोच सकते हैं। कहने के साथ अल्फांसे ने एक ठंडी सांस छोड़ी। अब तो बस यही कहना पड़ेगा कि समय रहते खतरे को भांपने की उनमें अद्भुत क्वालिटी है। जैसे ही उन्हें लगा कि हालात उनकी मुट्ठी से खिसक चुके हैं और अब उनका यहाँ रहना उनकी ज़िंदगी को ही खतरे में डाल देगा, दोनों फरार हो गए। लेकिन कहाँ और कैसे लूमड़ मियाँ? विजय ने पूछा। यहाँ तो फरार होने का कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि तुम टूटी हुई इस खिड़की को देखने के बावजूद ये सवाल कर रहे हो, जिससे खुद अंदर आए। विजय तेजी से खिड़की की तरफ पलटा। उसकी भौगोलिक स्थिति को देखता हुआ बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि वे नदी में जा गिरे? अब मेरे कहने का मौका है कि तुम पढ़े लिखे हो। ये तो बहुत बुरा हुआ लूमड़ मियाँ, विजय बोला। ख़ास तौर पर दिल जले के लिए बुरा हुआ। विकास के लिए? जब से वह पजामे से बाहर आए यानी बंधन खुले, भले ही चाहे जितने आतंकवादी लुढ़का दिए हों, लेकिन ज्वालामुखी की मानंद धधकते उसके अस्तित्व पर पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी। उसे तलाश है तो सिर्फ चंगू मंगू की। जिस भी आतंकवादी को मारा उसी से उनके बारे में पूछा, और अब जबकि उसे ये पता है कि वह इस कमरे में दरवाजे को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। यकीनन, अल्फांसे बोला, यकीनन विकास की यही हालत होगी। उसे तुम भी जानते हो, मैं भी। वह हद दर्जे का खुद की है। जो शैतान तुम लोगों की ऐसी हालत करके यहाँ तक ले आए कि तुम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सके,
उनके टुकड़े टुकड़े किए बगैर विकास नाम का धधकता ज्वालामुखी समुद्र में समा भी कैसे सकता है। लेकिन अब तो समाना ही पड़ेगा प्यारे। वे निकल जो चुके हैं, सिर्फ यहाँ से निकले हैं, दुनिया से गारत नहीं हो गए। और विकास अब उन्हें दुनिया के अंतिम छोर तक भी छोड़ने वाला नहीं है। जो होगा देखा जाएगा मियाँ, लेकिन हकीकत तो उसके सामने लानी ही होगी। कहने के साथ वह कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा और नज़दीक पहुंचकर ऊंची आवाज़ में बोला, दरवाजे से कुश्ती लड़नी छोड़ो दिल जले, मैं इसे खोल रहा हूँ। दरवाजे को तोड़ने वाले अंदाज में पड़ती चोटें एक एक रुक गई। विकास का हैरत में डूबा सर उभरा। आप अंदर हैं गुरु? हमारी मत पूछो प्यारे। कहने के साथ विजय ने दरवाज़ा खोल दिया था। हम तो अंदर बाहर होते ही रहते हैं। गन हाथ में लिए विकास आग का गोला बना हवा के तूफानी झोंके की तरह कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल उसके साथ केशव पंडित भी हुआ था। गन उसके हाथ में भी थी, परंतु वह जुनूनी अवस्था में नजर नहीं आ रहा था। जबकि विकास सारे कमरे में अपनी खूनी निगाह दौड़ाता हुआ गुर्राया, कहाँ है, कहाँ है वे? चिड़िया बगैर खेत चुगई उड़ गई है दिल जले। कि क्या मतलब? और ये कौन है? उसकी निगाही नहीं, गन भी अल्फांसी की तरफ तन गई थी। पहचानो दिल जले, पहचानो। इस तरह विजय विकास का ध्यान नुसरत तुगलक से भटकाना चाहता था। तुम इसे अच्छी तरह जानते हो, लेकिन हमारा दावा है कि पहचान नहीं सकते। गौर से देखो इसे, जोर डालो दिमाग पर। अगर तुमने इसे पहचान लिया तो हम तुम्हें यहाँ से एफिल टावर तक का इलाका इनाम में देंगे। विकास ने सचमुच उसे बहुत गौर से देखा। वह मुस्कुरा रहा था। उसके हुलिया आदि को देखकर विकास ने कहा, मुझे तो आतंकवादियों में से एक लगता है। अख्तर का कोई साथी? अख्तर का साथी नहीं दिल जले, ये अख्तर ही है। अख्तर? विकास के जबड़े भिज गए। हाथ में मौजूद गन का रुख पलक झपकते ही उसकी तरफ घूम गया। क्या कर रहे हो विकास? केशव पंडित उसके सामने अड़ता हुआ बोला। ज़रूर मिस्टर विजय झूठ बोल रहे हैं। अख्तर इस कमरे में इनके साथ इस पोजीशन में नहीं हो सकता। ये कमबख्त 24 घंटे अपना दिमाग अपने साथ लिए घूमता है। विजय बड़बड़ाया। एक पल के लिए भी तो उसे खूंटी पर नहीं टांगता। इस तरह दिमाग का भुरता बन जाया करता है पंडे मियाँ। केशव पंडित केवल मुस्कुरा कर रह गया। भुरता तो विकास के हाथों। तुम मेरा बनवाना चाहते हो जासूस प्यारे? अल्फांसे ने जब अपनी ओरिजिनल आवाज़ में कहा तो गुरु, अल्फांसे गुरु। विकास के अलग से चीख निकल गई। चेहरे पर असीमित हैरत लिए वह उसे देखता रह गया। हाँ प्यारे, मैं ही हूँ। उसके होंठों पर चिर परिचित मुस्कान थी। आश्चर्य के सागर में गोते लगाता विकास उसकी तरफ बढ़ा, नज़दीक पहुंचा और फिर पूरे सम्मान के साथ उसके चरणों में झुक गया। जीता रहे बेटे, जीता रहे। कहने के साथ अल्फांसे ने उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। इसमें कोई शक नहीं कि विजय ने अपनी चालाकी से कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन विकास के दिमाग से नुसरत तुगलक को निकाल दिया था। अब वह अल्फांसे की तरफ देखता बोला, अब तुम अपनी राम कहानी सुनाओ लूमड़ प्यारे। कैसे अख्तर मियाँ बने और यहाँ क्या कर रहे थे? अगला दृश्य। बांग्लादेश के आसमान पर कोई बादल नहीं था, इसलिए चांदी के बहुत बड़े थाल सा नजर आ रहा चंद्रमा चारों तरफ सजे अनेक तारों के बीच आकाश का राजा सा लग रहा था। धरा पर दूर दूर तक बिखरी हुई उसकी रोशनी पिघली हुई चांदी सी लग रही थी। उसके कारण उस जीप को दूर ही से देखा जा सकता था, जो मिट्टी की बनी एक पक्की सड़क पर चली जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक धान के खेत थे। सामान्य गति से चलती जीप धान के खेतों को पार कर गई। एक गांव नजर आने लगा। वह गांव भारत बांग्लादेश सरहद के नज़दीक बसा था। ज़्यादातर मकान एक मंजिला और मिट्टी के बने थे। गांव के बाहरी हिस्से में बनी केवल वही इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनी थी, जिसकी तरफ जीप का रुख था। वह इमारत असल में एक प्राइमरी स्कूल की थी। दिन में भले ही वहाँ बच्चों की चिल्ल पौ मची रहती हो, मगर इस वक्त घोर सन्नाटे में डूबी हुई थी। सन्नाटे में तो खैर मुकम्मल गांव ही डूबा पड़ा था, मगर एक फ़र्क था। गांव में सन्नाटा इसलिए था क्योंकि सभी लोग सोए हुए थे, लेकिन स्कूल की इमारत में सन्नाटा इसलिए था क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। इमारत के चारों तरफ क्योंकि कोई चारदीवारी नहीं थी, इसलिए जीप सीधी उसके प्रांगण में मौजूद नीम के पेड़ के नीचे जाकर रुकी। नीम का पेड़ काफ़ी घना था। एक हिस्सा ऐसा भी था जहाँ नीम के घने होने के कारण चांदनी नहीं पहुँच पा रही थी। जीप असल में उसी शेड में जाकर रुकी थी। इंजन बंद कर देने के बावजूद नज़ीर एलिस उसमें से उतरा नहीं। शायद लिखने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि इस वक्त वह वकार खान के रूप में था। कार्बाइन हमेशा की तरह बगल वाली सीट पर पड़ी थी। उसने रेडियम डायल रिस्ट वॉच में टाइम देखा और बारी बारी से उन दोनों सड़कों पर निगाह दौड़ाई, जो इसी स्कूल की इमारत पर आकर उस सड़क से मिल रही थी जिससे वह आया था। वहीं से अपेक्षाकृत एक छोटी सड़क गांव के अंदर चली गई थी। अर्थात ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि वह एक चौराहा था। स्कूल पर 3 तरफ से आने वाली सड़कें मिल रही थीं और फिर वहीं से गांव के अंदर जाने का रास्ता था। हर सड़क को दूर दूर तक देखा जा सकता था, क्योंकि सड़कों के दोनों तरफ के खेत खाली पड़े थे। उसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दाईं सड़क पर दूर किसी वाहन की हेडलाइट्स नजर आईं। फिर वह प्रतिपल नज़दीक आती गईं और अंततः
एक सफ़ेद रंग की लंबी गाड़ी जीप के एकदम करीब नीम की शेड में आकर रुकी। ऐसा होते ही नज़ीर अली जीप से बाहर निकला। कार्बाइन उसने कंधे पर लटका ली थी। सफ़ेद गाड़ी का इंजन बंद होते ही 3 दरवाजे एक साथ खुले। केवल ड्राइविंग डोर नहीं खुला था। 3 आदमी बाहर निकले। तीनों ने इज्जत देने वाले अंदाज में नज़ीर को सलाम किया। उनमें से एक की आंखों पर मोटे लेंसों का चश्मा चढ़ा था। नज़ीर एलिस ने उसी से मुखातिब होते हुए बेकरार लहजे में पूछा, सब ठीक रहा ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्यों, क्या हुआ? उसकी कांपती आवाज़ को सुनकर मानो नज़ीर के होश उड़ गए। तहलका नहीं मिला क्या? तहलका तो मिल गया, उसने कहने की कोशिश की, जिसके जिस्म पर पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी थी। लेकिन लेकिन नज़ीर का दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। फिक्र की कोई बात नहीं है वकार साहब, गड़बड़ हुई ज़रूर थी लेकिन उस पर काबू पा लिया गया, उसने कहा, जो उन तीनों में सबसे ज़्यादा लंबा था। उसकी आवाज़ में कोई कंपन भी नहीं था। तहलका हम अपने साथ लेकर आ गए। नज़ीर एलिस के मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे बहुत देर से रुकी सांस छोड़ी हो। कहाँ है? डिक्की में। अब कहो। नज़ीर को चैन मिला। क्या हुआ था? नियंत्रित होते चश्मे वाले ने कहा। उस वक्त तहलका को इमारत से निकालने के बाद गाड़ी में रखा ही जा रहा था कि जाने कहाँ से ऐसा गार्ड वहाँ पहुँच गया जो आज़ादी का तलबगार नहीं था। जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो आप इतने घबरा क्यों रहे हैं अब्दुल हबीब साहब? नज़ीर बोला। एक बार को तो आपने मेरे होश ही फाख्ता कर दिए थे। होश फाख्ता तो हमारे हो गए थे वकार साहब, आर्मी की वर्दी वाले ने बताया। उसने कड़क कर पूछा था कि हम अब्दुल हबीब साहब की गाड़ी में क्या रख रहे हैं। हमने उसे बरगलाने की काफ़ी कोशिश की मगर वैसी किसी चक्कर में नहीं आया और अंततः संदूक खुलवा कर ही माना। हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। तो क्या वह समझ गया था कि संदूक में क्या है? देखते ही समझ गया था। तो खुद उसके होश उड़ गए? उड़े नहीं थे, नज़ीर एलिस ने कहा। तहलका की चोरी के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। भौचक्का बस्ता में शोर शराबा करने के लिए उसने मुंह फाड़ा ही था कि मैंने हिम्मत की, झपट कर उसका मुंह भींच लिया। लंबे आदमी ने बताया। ऐसा करने के अलावा उसका कोई चारा भी नहीं था वकार साहब, और इतनी हिम्मत भी शायद मेरी इसलिए पड़ गई क्योंकि वह आईएसआई वाला ही था और ओहदे में मुझसे नीचे था। अपने अफसर को ऐसा करते देख वह बौखला गया। लेकिन तुम्हें चोरी करता देख उसके दिलो दिमाग में तुम्हारे लिए इज्जत कहाँ रह गई होगी? आप ठीक कह रहे हैं। वह इसलिए काबू में नहीं आया कि मैं उसका अफसर था, वह बताता चला गया। काबू में तो तब आया जब मैंने अपना मकसद बताया। वह लगातार मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था और मैं उसे सख्ती से दबोचे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि अंदर से वह भी आज़ादी का तलबगार निकला। बात समझ में आते ही उसने संघर्ष करना छोड़ दिया, मगर मैंने अपना हाथ उसके मुंह से तभी हटाया जब मैंने पूछा कि क्या वे हमारे विचारों से सहमत है, और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। हमें तब भी उससे डर लग रहा था। आर्मी के वर्दी वाले ने अपनी उस वक्त की हालत बताई। लग रहा था कि शायद उसने गिरफ्त से निकलने के लिए बहाना किया और मुंह आज़ाद होते ही घेंट फाड़ कर चिल्ला उठेगा। अगर वह ऐसा कर देता तो हमें कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि बाकी गार्ड भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे। गनीमत यह भी रही कि वहाँ का आसमान यहाँ के आसमान की तरह साफ़ नहीं था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। अगर वहाँ इतनी रोशनी होती तो शायद हम बाकी गार्ड्स द्वारा देख लिए जाते। मुझे तो अब भी डर लग रहा है। एक बार फिर प्रोफेसर हबीब की आवाज़ कांप उठी थी। क्या पता उस वह हमसे डरकर चुप रह गया और बाद में किसी से जिक्र कर दे। ऐसा हो। आप बेवजह डर रहे हैं प्रोफेसर, लंबे आदमी ने उसकी बात काट कर कहा। सारे रास्ते इसी शंका से ग्रस्त रहे, जबकि मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि ऐसा होता तो वो हमें वहाँ से निकलने ही नहीं देता। इमारत के गेट नंबर 1 से जहाँ ये वारदात हुई थी, मुख्य गेट इतनी दूर है कि हमें वहाँ पहुँचते ही पकड़ लिया जाता, क्योंकि अगर वह वास्तव में हमसे कन्विंस ना हुआ होता तो इतने समय में किसी न किसी से जिक्र कर चुका होता। ये ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, नज़ीर एलिस ने सारे माजरे को समझने के बाद अब्दुल हबीब से कहा। इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं कि एक शख्स को आप बेहद तनावपूर्ण क्षणों में आज़ादी का तलबगार बना कर आएँ, और आज़ादी के तलबगार किसी हालत में कौम और मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। मुझे तो अब प्रोफेसर परवेज़ की फ़िक्र हो रही है, लंबे शख्स ने कहा। वे लोग अभी तक क्यों नहीं आए? वाकई। नज़ीर ने एक बार फिर रेडियम डायल रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। पहुँचे तो उन्हें भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहता, कहीं उनके साथ भी कोई वारदात ना हो गई हो। प्रोफेसर अब्दुल हबीब ने शंका व्यक्त की। आर्मी वाला बोला, इतनी देर होने का मतलब तो यही है। ऐसा मत कहो, लंबे शख्स ने कहा। खुदा से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। आधा काम हो चुका है और ज़्यादा बाकी है। नज़ीर एलिस ने कहा, भले ही कुछ ना हो परंतु दिल उसका भी हज़ार हज़ार शंकाओं से ग्रस्त हुआ जा रहा था। वे शंकाएं उसी अनुपात में बढ़ती चली गईं जिस अनुपात में उन्हें देर होती चली गई जिनका वे इंतज़ार कर रहे थे। अगला दृश्य। मेरी राम कहानी सुनने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? आओ। कहने के साथ अल्फांसे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विजय उसके पीछे लपका, विकास उसके पीछे। केशव पंडित ने यही काम चार मीनार की एक सिगरेट सुलगाने के बाद किया।
बारादारियों में जगह जगह आतंकवादियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। और बारादारियों में ही क्यों, मुकम्मल किले की यही हालत थी। एक छोटे मोटे युद्ध के बाद यह हालत तो होनी ही थी। उस सारे नज़ारे को देखता अल्फांसो ने वहाँ ले गया जहाँ रोपवे चेयर से उतरा था, और उस पहाड़ की तरफ इशारा करता बोला, जहाँ से रोपवे चेयर यहाँ आई थी, हमें वहाँ जाना होगा। उड़कर? विजय ने पूछा। नहीं, केशव पंडित ने कहा, मेरे ख्याल से वहाँ जाने के लिए रोपवे चेयर है, मगर सिर्फ एक नज़र आ रही है। कहाँ है? विजय ने पूछा। केशव पंडित ने मुंह से कहने के स्थान पर उस बुर्ज के साथ बने प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा कर दिया जहाँ वह रोपवे चेयर अभी तक खड़ी थी, जिससे अल्फांसे यहाँ आया था। वाकई में यहाँ तो उड़न खटोला मौजूद है। बनो मत विजय, अल्फांसे ने शुष्क स्वर में कहा। तुम इन दोनों के सामने खुद को मूर्ख दर्शा सकते हो, मगर मेरे सामने नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोपवे चेयर को तुम केशव पंडित से पहले देख चुके हो, लेकिन झुठला रहे हो। क्यों? बच्चों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो लूमड़ प्यारे? विजय बोला। क्या ऐसी कोई कोशिश करने से बेहतर ये नहीं होगा कि तुम हमें इस उड़न खटोले का मतलब बताओ, और लगे हाथों ये भी बता दो कि तुम्हारी राम कहानी सुनने के लिए हमें नदिया के उस पार जाने की क्या ज़रूरत है? इस बात का पता तो तुम्हें वहीं जाकर लगेगा। और उड़न खटोले का मतलब? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अख्तर हुसैन यानी इस किले पर नहीं रहता था, अल्फांसी ने बताया। वह वहाँ उस पहाड़ी पर रहता था जहाँ तक ये चेड़ जाएगी। ऐसा उसने इसलिए कर रखा था कि अगर हिंदुस्तानी सरकारी अमला किसी तरह उसकी सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेंध कर यहाँ पहुँच जाए, तब भी वह उनके हाथ न लग सके। उसे गिरफ्तार करने या मार गिराने की मंशा से यहाँ आए लोग टापते रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद इस उड़न खटोले के रहते सामने वाली पहाड़ी पर पहुँचना ही कौन सा मुश्किल काम है? ठीक कहा तुमने। रोपवे चेयर के रहते वहाँ पहुँचना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, मगर अब ज़रा सोचो कि ये रोपवे चेयर नहीं है। उस अवस्था में क्या तुम वहाँ पहुँच सकते हो? हरगिज़ नहीं। बस यही इंतज़ाम कर रखा था अख्तर हुसैन ने। यहाँ आने वाले सरकारी अमले को ना ये रोपवे चेयर मिलने वाली थी, ना ही ऐसे अवशेष जिनसे कभी किसी को ये इल्म तक हो सकता है कि रोपवे चेयर नाम की कोई भी चीज़ कभी यहाँ थी। वह क्या इंतज़ाम था? उधर ही चल कर बताऊँ तो बेहतर होगा। अगर उधर ही चल कर सब कुछ होना है तो हम यहाँ खड़े गप्पे क्यों वहाँ करें? चालू करो इसका उड़न खटोले को। हम भी इस हज़ारों फुट नीचे बहरी नदी के ऊपर यात्रा करने का मज़ा लेते हैं। ठाकुर साहब का क्या होगा? वापस आकर देखेंगे। हम एक बार उधर जाने के बाद इधर आने वाले नहीं हैं। ऐसा क्यों लूमड़ प्यारे? विजय की आंखें सुकड़ी। ऐसा मेरा ख्याल है। कहते वह अल्फांसे के होठों पर एक बार फिर रहस्यमय मुस्कान थी। और ये बात तो तुम जानते ही होगे कि मेरे ख्याल अक्सर सच उतरते हैं। इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़े खेल में लगे मालूम पड़ रहा हो लूमड़ मियाँ। कहने के साथ विजय ने अपनी उंगलियों में मौजूद अंगूठियों में से मोटे नग वाली अंगूठी का नग अलग किया। वह एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली ट्रांसमीटर था। संबंध स्थापित होने पर बोला, विजय दी ग्रेट की अटेंडेंस दर्ज करो प्यारे झांझरोखे। विजय, तुम कहाँ हो? आवाज़ ही बता रही थी कि उसकी आवाज़ सुनकर अशरफ रोमांचित हो उठा। हम सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हैं, तुम ठीक तो हो? क्या खाक परेशान हो मियाँ? विजय ने कहा। वे साले चंगू मंगू सरेआम हमारी गठरी बनाकर ले उड़े, और तुम परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। लानत है। सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है विजय कि उनकी धमकी के कारण हमें अपना ऑपरेशन बहुत ही गुप्त तरीके से चलाना पड़ रहा है। फिर भी हमने पता लगा लिया है कि वे तुम्हें लेकर लाल पहाड़ की चोटी पर बने किले पर गए। हमने ये भी पता लगा लिया है कि पहाड़ के चप्पे चप्पे पर उनके आदमी फैले हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, हमने ऐसा मास्टर प्लान बना लिया है कि जल्दी उस किले पर हमला होगा, और कार्रवाई इतनी तेज़ी के साथ होगी कि उन्हें तुम में से किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इस वक्त हो कहाँ झांझरों के? मैं, विक्रम, नाहर और परवेज इस ऐसे स्थान पर है जहाँ से किले को साफ देख सकते हैं। हमने चीफ को स्थिति से अवगत करा दिया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही किले पर ऐसी ज़बरदस्त सैनिक कार्रवाई होने वाली है कि। विजय उसकी बात काट कर क्या उठा। तुम तो मियाँ इंडियन पुलिस से भी ज़्यादा लेट निकले। मतलब? वो कम से कम क्लाइमैक्स पर तो घटनास्थल पर पहुंच जाती है। तुम और तुम्हारा वो चूहा भी तो प्लान ही बना रहे हैं, जबकि यहाँ क्लाइमैक्स निपटे भी एक ज़माना गुजर चुका है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। जमा में विजय ने वह सब बता दिया जो किले पर हुआ था। उसके बाद बोला, तो अब हालात ये हैं जनाब आली कि मैं, पंडेमिया और दिलजला अपने लूमड़ प्यारे के साथ दूसरी पहाड़ी पर जा रहे हैं, क्योंकि ये वहीं अपने अख्तर बनने का पिटारा खोलेंगे। इनका दावा ये भी है कि वहाँ से हम वापस किले पर आने वाले नहीं हैं। तुम लोग कहाँ जाओगे? जहाँ लूमड़ मियाँ ले जाएं। लेकिन अब तुम समझ गए होगे प्यारे जान जरोगे कि किले पर कब्जा करने के लिए उतने बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बस रास्ते में तैनात आतंकवादियों को उनकी करनी की सज़ा देने की ज़रूरत है। उन्हें थता बताते हुए किले पर हेलीकॉप्टर से भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ तुम्हारा विरोध करने वाला अब कोई नहीं है। बता ही चुका हूँ कि बापू जान कहाँ किस अवस्था में मिलेंगे। उन्हें यहाँ से ले जाकर उनके दड़बे में छोड़ देना। वे चाहे जितना पूछे कि यहाँ क्या हुआ था, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उम्मीद तो नहीं है कि चंगू मंगू किसी के हाथ लगेंगे।
फिर भी कोशिश तो कर ही लेना, हो सकता है बिल्ली के बाग से छीका टूट जाए। उस नदी को एक बार ज़रूर ठीक से खंगलवा लेना जो यहाँ से बहती नीचे तक चली गई है। वो सब तो मैं कर लूँगा, लेकिन बाकी ब्रेक के बाद। विजय ने उसकी सुने बगैर संबंध विच्छेद किया और अंगूठे के नग को वापस उसके स्थान पर स्थापित करता अल्फांसी की तरफ पलट कर बोला, और बोलो लूमड़ प्यारे, तुम्हें हमारे बापूजान की बहुत चिंता हो रही थी। उनका इंतज़ाम तुमने कर दिया, अब तुम हमारा इंतज़ाम करो। चेयर क्योंकि एक ही है, इसलिए एक एक करके ही उधर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद। नहीं प्यारे, वो लखनऊ के नवाबों वाला पहले आपका ज़माना गया। अब तो जातिवादी पॉलिटिक्स का ज़माना आ गया, जिसमें पहले मैं की धुन बजाई जाती है। उसी धुन पर थिरकता हुआ सबसे पहले मैं उधर जाऊँगा। फिक्र मत करो जासूस प्यारे, कहने के साथ अल्फान से ज़ोर से हंसा था। पहले मैं उधर जाने के बहाने तुम्हारे जंगल से फरार होने की फिराक में नहीं हूँ। ये तुमसे किसने कहा मियाँ? मैं उन सब बातों को अच्छी तरह समझता हूँ जिन्हें तुम घुमा फिरा कर कहते हो। अल्फान से एक बार फिर हंसा था। तो मैं ये डर है कि उधर जाने के बाद शायद मैं तुम्हारे हाथ ही ना हूँ। विजय ने भन्ना कर कहा, अगर मूंग की दाल में भीमसेनी काजल मिलाकर खाते खाते इतने समझदार हो ही गए लूमड़ प्यारे, तो जिद क्यों कर रहे हो? पहले हमें क्यों नहीं निकल जाने देते? मैंने जिद कहाँ की? अल्फान से और ज़ोर से हंसा। अगर तुम पहले जाना चाहते हो तो तुम निकल जाओ। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। विजय खुश हो गया। अगला दृश्य। और फिर बाईं सड़क पर निर्धारित टाइम से आधा घंटे बाद बहुत दूर हेडलाइट्स नजर आईं। शायद वे आ रहे हैं, अब्दुल हबीब के मुंह से निकला। आधे घंटे के अंदर नज़ीर सही सब इतनी टेंशन में आ चुके थे कि किसी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। सब एक टक रोशनी के उन बिंदुओं को देख रहे थे। देखते देखते काली कार सफ़ेद कार के पीछे आकर रुकी। उससे ड्राइवर सहित 3 आदमी निकले। प्रोफेसर परवेज़, 4 फुटा और औसत कद का वह गार्ड जो इमारत के मुख्य द्वार से ही उस गाड़ी में था। तीनों ही बुरी तरह हड़बड़ाए हुए थे, इस कदर कि उन्हें देखते ही पहले से यहाँ मौजूद हर शख्स को इल्म हो गया कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। क्या हुआ? नज़ीर एलिस ने पूछा। हमारे साथ आइए, कहने के साथ 4 फुटा फुटबॉल की तरह लुढ़कता सा काली कार की डिक्की की तरफ बढ़ा था। सस्पेंस में डूबे सभी उसके पीछे लपके। 4 फुटे ने झटके से डिक्की का ढक्कन खोल दिया, और ये कहा जाए तो किसी हालत में गलत नहीं होगा कि उनमें से कई के हलकों से चीखें निकलते निकलते रह गई। आंखें हैरत से फट पड़ी थी, मुंह खुले के खुले। सिस्कारी तो नज़ीर एलिस के मुंह से भी निकल गई। उनमें से एक की भी नज़र लाश से नहीं हट पा रही थी। कौन है ये? सबसे पहले नज़ीर ने ही खुद को संभाला। प्रोफेसर परवेज़ ने हाँफते हाँफते एक ही सांस में सब कुछ बता दिया, मगर वह सिर्फ उसके कत्ल की घटना के बारे में बताने में ही रह गया। अटैची के बारे में एक शब्द तक नहीं कह सका था। विस्फोटक उपकरण लाए? नज़ीर ने काम की बात पूछी। 4 फुटे ने कहा, हाँ। कहाँ है? पिछली सीट पर रखा है, औसत कद के गार्ड ने बताया। गुड, वेरी गुड। नज़ीर का वह पसीना सूखता चला गया जो परवेज़ की बात सुनते सुनते उसके जिस्म को तर कर गया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि वकार साहब कि इस सब का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, हिम्मत से हार चुके प्रोफेसर परवेज़ ने कहा। पता नहीं वे लोग स्टोर को साफ भी कर पाए होंगे या नहीं। आप इन सब बातों की फ़िक्र ना करें। क्यों ना करूं? वह बोला। फिर अपने नज़दीक खड़े प्रोफेसर अब्दुल हबीब से कहा, तुम ही बताओ हबीब, भला कैसे फ़िक्र ना करें? ऐसी कोई गड़बड़ हो गई तो हमारी इतनी मेहनत का फ़ायदा ही क्या होगा? मेरे ख्याल से तो अब कुछ होने वाला नहीं है। उन लोगों ने खून वून को छुपा भी लिया तो यही बात हंगामा खड़ा कर देगी कि ये शख्स कहाँ गया। भला ऐसा कहीं हो सकता है कि एक शख्स गायब हो जाए और कोई नोटिस ही न ले? प्रोफेसर, नज़ीर एलिस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही मोहब्बत के साथ कहा था, एक बात तो मानेंगे आप? क्या? परवेज़ ने भाड़ सा मुँह खोलकर उसे देखा। किसी भी टीम द्वारा किया गया कोई भी काम केवल तभी सफल होता है जब उस टीम का हर मेंबर केवल और केवल अपना काम करता है, टीम के दूसरे मेंबर के काम के बारे में नहीं सोचता। ये तो टीम वर्क का सिद्धांत है। तो प्लीज़ इस सिद्धांत पर अमल कीजिए। इस बात को मत सोचिए कि वे अपना काम कर पाएंगे या नहीं। आप अपना काम कीजिए और खुदा पर यकीन रखिए, हम कौम की बेहतरी के लिए एक पाक काम करने जा रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। परवेज़ कुछ नहीं बोला, केवल उसकी तरफ देखता रह गया था। तुम लोग अपना काम करो, नज़ीर ने उस शख्स से कहा था जिसने आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। थोड़ी बहुत गड़बड़ भले ही हुई है, लेकिन बम और उसे चार्ज करने वाला उपकरण यहाँ पहुँच चुका है। इसका मतलब खुदा भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं। जल्दी करो, तुम्हारे बाद प्रोफेसर्स का काम शुरू होगा। उसके बाद तो आर्मी की वर्दी पहने शख्स, औसत कद के शख्स, लंबे कद वाले 4 फुटे और सफ़ेद गाड़ी के ड्राइवर के जिस्मों में मानो बिजली भर गई। पांचों एक साथ सफ़ेद गाड़ी की डिक्की की तरफ बढ़े। संदूक काफ़ी भारी था। उसे पांचों ने मिलकर निकाला और स्कूल की इमारत की तरफ बढ़ गए। उनके आगे आगे नज़ीर चल रहा था। एक कमरे के बंद दरवाजे के नज़दीक पहुंचते पहुंचते उसने कमीज़ की जेब से एक चाबी निकाल ली थी।
उस चाबी से दरवाजे पर लगा ताला इतनी आसानी से खोला जैसे वह थी उस ताले की। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने जेब से एक मोटी मोमबत्ती निकालकर जलाई। यही समय था जब वे पांचों संदूक लेकर कमरे में आ गए। उनके पीछे पीछे अब्दुल और परवेज़ भी आ गए थे। पांचों ने संदूक कमरे के फर्श पर रख दिया। मोमबत्ती को एक आले पर जमाने की कोशिश करते नज़ीर एलिस ने पुनः उन्हीं से कहा, अटैची भी ले आओ, जल्दी करो। वे वापस बाहर की तरफ लपके। नज़ीर ने कई मोमबत्तियां जलाकर विभिन्न स्थानों पर रख दी और कमरे में मौजूद रोशनी का निरीक्षण सा करने के साथ परवेज़ तथा अब्दुल से पूछा, क्या आपके लिए रोशनी काफ़ी है? हाँ, अब्दुल ने कहा, काम हो जाएगा। अगर रोशनी कम हो तो बताएं, मेरे पास और मोमबत्तियाँ हैं। परवेज़ बोला, काम करते वक्त कम लगेंगी तो बता देंगे। तभी वे पांचों अटैची भी वहाँ ले आए। यहाँ रख दो, अब्दुल ने कहा, संदूक की बगल में। उन्होंने हुक्म का पालन किया। अब्दुल और परवेज़ को जैसे मालूम था कि यहाँ से उनका काम शुरू होता है। दोनों एक साथ संदूक और अटैची की तरफ बढ़े। एक ने अटैची खोली, दूसरे ने संदूक। संदूक में लकड़ी की एक पेटी रखी हुई थी। परवेज़ ने उस पेटी को खोलना शुरू किया ही था कि नज़ीर ने आर्मी की वर्दी पहने शख्स से पूछा, एजाज को क्या टाइम दिया था? बस आता ही होगा। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डालने के साथ कहा, हम 45 मिनट लेट हैं। पर वो लेट क्यों होगा? तुम पाँचों बाहर जाओ, उसका वेट करो। हालांकि किसी के इधर आने की उम्मीद नहीं है। कोई निकल भी जाए न आए तो चाहे जो करना पड़े उसे अंदर मत आने देना। और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक एजाज को भी इधर नहीं आने देना। जी। कहने को तो ये लफ्ज़ पाँचों ने एक साथ कहा, लेकिन कमरे से बाहर जाने की इच्छा एक की भी नहीं थी। वे अब्दुल और परवेज़ की कारस्तानी को देखना चाहते थे, मगर जाना तो था ही, सो दरवाजे की तरफ बढ़ गए। नज़ीर ने उनके दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही कहा, बाहर से रोशनी नज़र नहीं आनी चाहिए, दरवाज़ा बंद करके जाना। उन्होंने वैसे ही किया। अब नज़ीर एलिस ने भी अपना सारा ध्यान इस बात पर लगा दिया था कि अब्दुल और परवेज़ क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे दुनिया के सबसे घातक हथियार को विस्फोट के लिए तैयार कर रहे थे और वह समझना चाहता था कि ये होगा कैसे।